दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े बिल पर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच घमासान बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया है, जिस पर अब कल चर्चा होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मई में दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था, लेकिन केंद्र सरकार 19 मई को एक अध्यादेश लेकर आई, जिसमें दिल्ली सरकार से ये अधिकार छीन लिया गया। इस अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया। दिल्ली सेवा बिल में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है, जो दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश करेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली से जुड़े अध्यादेश और बिल को असंवैधानिक बता रही है। उसे विश्वास है कि ये बिल संसद से पास नहीं हो पाएगा। देखिए, ये देश के संविधान का, लोकतंत्र का और संघीय ढांचे का खुलेआम गला घोटने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इसकी लड़ाई सदन में भी चल रही है, सड़क पे भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट पे भी चल रही है। ये बिल गिरेगा और इसको जाना होगा। लोकसभा में बीजेपी को प्रचंड बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में उसका गणित थोड़ा कमजोर रहा था। लेकिन बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी से उसे संजीवनी मिल गई है। तीनों पार्टियों ने इस बिल पर मोदी सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया है। YSR Congress Party and our leader Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu has taken a decision to support it, and we will be supporting the bill and ensure that the bill is passed in the parliament. इन गैर बीजेपी दलों के फैसले ने केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। आपका कहना है कि इस बिल को सिर्फ दिल्ली तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। राज्य सरकार को की शक्तियों को ध्वस्त करने वाले कानून को सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए। अगर ये कानून, ये प्रयोग दिल्ली में सफल हो गया, भाजपा इसे दिल्ली में लागू करने में सफल हो गई, तो फिर ये देश के तमाम गैर भाजपा राज्यों में लागू किया जाएगा। दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी दूसरे विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने में कामयाब रही। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी दल इस बिल के खिलाफ हैं। कांग्रेस पहले आनाकानी कर रही थी, लेकिन बाद में उसने भी इस बिल का विरोध करने का फैसला किया है। विरोध कर ही दिए हैं, लेकिन ये सरकार कोई तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो मर्जी धड़ल्ले से पास करा देते, इसको आप कह सकते कि बुलडोजिंग किए जाते हैं। उधर एक बुलडोजर बाबा है, कहीं बुलडोजर मामा है, सदन में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गए हैं। हालांकि दिल्ली के स्तर पर कांग्रेस के अंदर एक धड़ा ऐसा है जो केंद्र सरकार के अध्यादेश को सही बता रहा है। दिल्ली का जो स्वरूप है, उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरीके से कर रहा है जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दिल्ली के एक्ट की मूल भावनाओं में था। इसलिए इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलत है। सवाल ये है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार किसके पास होना चाहिए, चुनी हुई सरकार के पास या उपराज्यपाल के पास? अगर ये अधिकार केंद्र सरकार अपने पास रखना चाहती है, तो फिर दिल्ली में चुनी हुई सरकार की कोई जरूरत क्या है? दिल्ली का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में क्या इस बिल को लाकर केंद्र सरकार जल्दबाजी कर रही है? क्या इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और वहां इसका क्या हश्र होगा? इसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ते तनाव के तौर पर देखा जाए, या फिर ये केजरीवाल सरकार को हैंडीकैप बनाने का एक तरीका भर है? दिल्ली के मसले को 3 एंगल से देखना चाहिए। एक तो नंबर गेम जो इस समय बनता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से समर्थन सरकार जुटाने में सफल हो रही राज्यसभा में, उससे लगता है कि ये बिल पास हो जाएगा। ऐसा लगता है, देख के ऐसा लग रहा है कि नंबर्स, लोकसभा में तो कोई दिक्कत ही नहीं, राज्यसभा में भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो सवाल ये है। दूसरा ये कि क्या इसको आगे जाते हुए अगर ये बिल पास हो गया तो चुनौती दी जा सकती है? अगर दी जाएगी तो कोर्ट इसमें क्या रह सकता है, इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होगी? तीसरा सवाल ये है कि अगर इन दोनों मसलों को एक तरफ रख दें, तो दिल्ली में जो सरकार है, राज्य सरकार, उसके पास ज़मीन का अधिकार नहीं है, पुलिस का अधिकार नहीं है, ऑर्डर का अधिकार नहीं है, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी निकल गया, तो उसका काम क्या है फिर?
या वो उस सरकार का औचित्य क्या है, दिल्ली सरकार क्या करेगी, क्योंकि वहाँ एक नगर पालिकाएँ भी हैं, वो बहुत सक्षम है। तो ये एक बहुत बेसिक मूल सवाल है यहाँ पे कि फिर वहाँ चुनी हुई सरकार की क्या वाकई ज़रूरत है क्या। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहती है सरकार कि उसके अधिकार सीमित करे, या वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या पोजीशन होगी, इसको हम लोग देखेंगे। इसी में बातचीत आज करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विनय मिश्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता जी और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, आपके पास से शुरू करते हैं। आरपी सिंह जी, नंबर गेम तो फेवर में दिख रहे हैं आप लोगों के, तो ऐसा लग रहा है कि पास हो जाएगा ये बिल। लेकिन मूल प्रश्न ये उठता है कि अगर आप चुनी हुई सरकार से उसके ट्रांसफर पोस्टिंग का भी अधिकार छीन लेंगे तो फिर वो कैसे काम करेगी सरकार। उसको तो ये अधिकार होना चाहिए ना कि कोई एसडीएम या डीएम का वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो हटा दे, या अच्छा काम कर रहा तो बुला ले। आरपी सिंह जी। जी, पहली बात तो नीरज भाई ये स्पष्ट समझ लगे कि अधिकार कहीं हटाए नहीं जा रहे, कोई अधिकार लिए नहीं जा रहे। वे वैसे ही अधिकार हैं जैसे शीला दीक्षित की जी के पास थे, जहाँ मदन लाल खुराना जी के पास थे, जहाँ सांप सिंह वर्मा जी के पास थे, उसी प्रकार के अधिकार हैं। सिर्फ इतना किया गया कि अगर आपको कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का इश्यू है तो 3 लोग मिलकर फैसला कर लो, आपस में कंसेंसस बना लो और उसके बाद वो फैसला मान्य होगा और मुख्यमंत्री उस कमेटी को हेड करेंगे। कभी आपने सुना नहीं होगा और देखा नहीं होगा कि किसी मुख्य सचिव को अपने घर पे मुख्यमंत्री जी बुलाते हों आधी रात को और फिर उसकी पिटाई भी करवा देते हों। कभी हमने ऐसा अपनी पॉलिटिकल लाइफ में देखा नहीं, सामाजिक जीवन में देखा नहीं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि 2 बजे रात को चीफ विजिलेंस ऑफिसर का दरवाजा, उसका कमरा खोला जाता हो, जो सरकारी कमरा खोला जाता हो, उसमें से फाइलें इधर से उधर कर दी जाती हैं। हमें पता नहीं, वो जांच का विषय हो रहा है, जांच हो रही है, परंतु रात को 2 बजे खोला गया और वह सब फाइलें खंगाली गई, जहाँ खोली गई, जहाँ उनकी कॉपी की गई, जहाँ उनको फाड़ा गया, जहाँ उनको टेम्पर किया गया, ये जांच का विषय। परंतु वह सब फाइलें जो शराब घोटाले की फाइलें हैं, जहाँ जो मुख्यमंत्री जी ने अपना शीश महल बनाया उसके घोटाले की जो फाइलें हैं, सिंह साहब कभी हुआ नहीं दिल्ली के अंदर। आरपी सिंह जी, नहीं हुआ कि इससे पहले कि आप आगे बढ़े, थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझ लेते हैं। जो अथॉरिटी बनेगी, प्रपोजल है ना कि जिसको आप बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उसके अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। अब इसमें मान लीजिए कोई विवाद हो गया तो एलजी साहब उसके फाइनल डिसीजन लेंगे, तो फिर तो घूम फिर के वहीं चली गई। और जैसा आप बता रहे हैं कि मतभेद काफ़ी है, तो क्या गारंटी कि वहाँ पे समझौता होगा, बातचीत बनेगी। ऐसी तलखियाँ चल रही हैं ना, तो ये तो मैं मान के चलूँ कि विवाद होना ही है। जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर वह अपने साथ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, 2 ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ भी अगर अपना संवाद ठीक नहीं रख सकते और उनसे अगर गलत काम कराना चाहेंगे तो दिक्कत होगी। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। कभी ऐसा हुआ कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल होती हो कैबिनेट की, कभी कोई फैसला ले लिया कैबिनेट ने, उसकी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए चीफ सेक्रेटरी को बोला जाता है इसकी अब जरा अप्रूवल कर दीजिए बैकडेट में जाकर। ये कभी हुआ नहीं, ये पहली बार दिल्ली के अंदर सुनने को आ रहा है। तो अब आप अगर चीफ सेक्रेटरी से बोलेंगे कि आप गलत काम कर लो तो चीफ सेक्रेटरी हाथ खड़ा करे, रेड फ्लैग। ये जो सारा मामला शुरू वहीं से हुआ कि चीफ सेक्रेटरी का साहब हमसे गलत काम नहीं होगा, हम से अपेक्षा मत करें गलत काम करें। और किसी भी कैबिनेट मीटिंग के लिए आपको 48 घंटे का नोटिस देना पड़ता है और अगर फाइनेंशियल इश्यूज है तो उसको एलजी को आपको रेफर करना पड़ता है। ये एज पर जीएनसीटी एक्ट है, उसमें एक्ट में लिखा हुआ ही है। परंतु आपने ना एलजी को रेफर किया, ना आपने 48 घंटे का समय दिया। रात को मुझे फोन कर रहे हैं कि सुबह मीटिंग है। तो ऐसे तो सरकार चलती नहीं। सरकार तो संविधान के हिसाब से चलेगी, कानून के अनुसार चलेगी। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मेरा जो मैं कहूं वो ठीक है, हम जो करें सब ठीक है और हम गलत फैसले करें वो भी हमारी जो ब्यूरोक्रेट है माने, तो आज की तारीख में कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा तो नहीं होगा, खास कर जब मोदी जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध इतनी जोर से कमान लेकर बैठे हों कि कोई आपके कहने पे गलत काम कर अपनी गर्दन फंसा देगा। देखिए, गलत काम जो करेगा वो फंसेगा, वो कोई भी, वो तो कोई कर नहीं सकता। देखिए इसमें तो बिल्कुल क्लियर डिवीजन है कि गलत काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन लेटर स्पिरिट में समझिए इसको आप कि जो 2 उसमें
उस प्राधिकरण में 2 अधिकारी हैं, एक चीफ सेक्रेटरी, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रहेंगे, वो अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ये बिल के हिसाब से हम चलें तो आपको नहीं लगता कि एक इलेक्टेड सीएम के पास क्या अधिकार है? पूरा सवाल सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है ना कि एक चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार होने चाहिए कि वो अपने हिसाब से काम कर सके। गलत करेंगे तो फंसेंगे, अदालतें हैं, ऐसा थोड़ी निरंकुश शासन कहीं चल रहा है। या तो फिर ये हो जाए कि साहब वो कोई काम नहीं कर सकते। तो चल रहा है जी बोलिए। नहीं, निरंकुश ही तो चल रहा है। जब मिनिस्टर बुलाकर किसी अधिकारी को धमकाएंगे कि ये तुम करो, नहीं तो तुम्हारी फाइल पे मैं गड़बड़ कर दूंगा, एडवर्स एंट्री लिख दूंगा, तुम्हारी जो सीआर है गड़बड़ कर दूंगा, हाँ एडवर्स मार्क लिख दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। तो वो हुआ, वो भी हुआ। वो अधिकारियों ने लिखित शिकायत दी है कि हमको बोला गया कि ये फाइल को इस ढंग से करो, ये कानूनी तौर पे ये गलत है और हम नहीं कर रहे, तो हमको धमकाया जा रहा है और हमारा तबादला करने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा तबादला कर दीजिए, अब हम इस सिस्टम में काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये पूरा जो आम आदमी पार्टी का जो डीएनए है, जहां से वो शुरू हुई, वो अनार्किज्म से शुरू हुई और वो आज भी सोचे हम सरकार में भी उसी प्रकार से अनार्किज्म से हम चला लेंगे। वो होने वाला नहीं है। देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के, जिनको ये बहुत मानते हैं, हम भी सब मानते हैं, उनके बताए हुए संविधान के अनुसार से चलेगा। आपकी या मेरी, जहां केजरीवाल साहब की जो कहते हैं कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, बड़ी जोर जोर से छाती पीट पीट कर विधानसभा में कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं। अरे मालिक नहीं भैया, नौकर हैं। आपको जनता ने नौकरी के लिए चुना कि आप सेवा करें, मालिक नहीं बना। इस समय क्या आरपी सिंह जी, एक सवाल और मैं एक बात और सर, एक छोटी बात मेरी, फिर आप अपना सवाल भी पूछेगा। एक छोटी बात और, फिर मैं कह रहा हूं कि ये इन पे डिपेंड करेगा कि इनका व्यवहार कैसा रखेंगे अपने अधिकारियों के साथ। वो बिल्कुल ठीक सहयोग देंगे, क्यों नहीं सहयोग देंगे, पूरा सहयोग देंगे और काम भी करेंगे। उनको भी तो आफ्टरऑल उनकी भी तो सीआर बननी है ना, उनकी भी सीआर बिगड़ेगी और अल्टीमेटली सीआर में तो दिल्ली सरकार का भी रोल रहेगा और जो एक बार लिखा जाता है वो तो फाइल पे रहता ही रहता है। जी आरपी सिंह जी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की जरूरत है? एलजी साहब सक्षम है सरकार चलाने में? नहीं, बिल्कुल जरूरत है। दिल्ली में इलेक्टेड लोगों की जरूरत है, परंतु ऐसे इलेक्टेड लोग जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, ना कि अपनी जेबों के प्रति या अपने घर के जो बक्से हैं उनके प्रति उत्तरदायी हो। एक और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मैं चाहूंगा आप अपनी रिसर्च टीम को बड़े थोड़ा खंगाल लें। अगर मुझे ठीक याद है, पन्ना नंबर 66 है, पैरा नंबर 95 है, जरा उसको भी पढ़कर सुनवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्टता से लिखा कि अगर जरूरत पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून ला सकती है, इसमें चेंजेस कर सकती है और वह सब पे बाध्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का वो हिस्सा भी है, पर क्योंकि सिलेक्टिवली हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एक हिस्सा नहीं। आरपी सिंह जो ये लोग कर रहे हैं, तो उसके कारण हाँ, देखिए हमने शुरू में 3 सवाल जो रखे थे, उसमें मैंने ये कहा था ना कि ये तो सरकार ला ही सकती है, ला रही है, इस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। केंद्र सरकार कानून बना सकती है, बना रही है। कोर्ट ने भी यही बात कही थी कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो सब कोर्ट बना सकती है कानून। उससे आगे के सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए जो आखिरी सवाल मेरा था कि अगर इतना ज्यादा मतलब आपको अविश्वास है, मतलब कि नहीं है, तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट की जरूरत नहीं ना। दिल्ली में एलजी साहब चला रहे हैं, बढ़िया चलेगी, क्या दिक्कत है उसमें? आईएएस लोग काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर शीला दीक्षित जी की सरकार चलती थी, ठीक चलती थी, और अभी शीला दीक्षित जी के पुत्र ने उसकी पूरी जानकारी भी दे दी। अभी हाल में एक इंटरव्यू में जानकारी दी कि वो सरकार भी ठीक चलती थी। मैंने कहा उन्हीं पैरामीटर्स में खुराना जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी मुख्यमंत्री थी, अटल जी की सरकार थी केंद्र में। कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई इश्यूज नहीं हुए, कंसल्टेशन नहीं हुए। जी सिंह साहब रुकिए, जब आपका डीएनए ही एक है जैसा। जी अब रुकिए साहब, विनय जी को ले आए साथ में। विनय जी, आरपी सिंह जी के जो सवाल है, आरोप हैं कि आप लोग जिस तरह से सरकार चला रहे थे या चलाना चाहते हैं, उसी पे क्वेश्चन है। इसलिए ये जरूरी है कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, क्योंकि बैक डेट में फाइल साइन कराना, अभी जिस दिन कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं अधिकार सरकार के पास होगा, तो ये भी आरोप लगा था कि वो जो एक तथाकथित पंचशीश महल बना उसकी फाइलें गायब कराई गई। तमाम बहुत सारे आरोप आप लोगों के ऊपर लगे हैं।
और ये भी बात एकदम सही है जो हमने शुरू में भी कहा था कि पूरा अधिकार है केंद्र को कि वो कानून बना सकता है, और उसी के तहत तो बना रहे हो। कोर्ट भी कह रहा है कि हाँ बना सकता है, कानून बना देंगे तो हट जाएंगे अधिकार। विनय जी, देखिए, मैं आरपी सिंह जी का एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। बहुत मेरे से सीनियर हैं और एनआरकी की बात कर रहे थे, तो उनको जानकारी दे दूं। 2015 में जब मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब वो एक होम मिनिस्टर एक ऑर्डर आया था जिसके तहत सर्विसेज दिल्ली सरकार से छीन ली गई थी। तो मदन लाल खुराना साहब ने भी और शीला जी ने भी, उनके पास भी सर्विसेज थे, और 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक ऑर्डर लेके आई थी जिसके तहत उन्होंने तो एनार्किज्म और उस पर अगर ये बात करेंगे तो मुझे लगता है वो बात किसी को पचेगी नहीं। दूसरी जो उन्होंने बात कही, आज इनको डर किस बात का है? डर ये है कि पिछले 93 के बाद दिल्ली में चुनाव हुए, आज तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई। ये चाहते नहीं है कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिले, मुफ्त पानी मिले, सीसीटीवी मिले, महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिले। इनको लगा कि जब चुनाव से हम हरा नहीं सकते, तब इन्होंने एलजी के माध्यम से जो है सरकार चलाने की कोशिश की। और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली सरकार नहीं, आप एमसीडी में भी देखिए, चुनाव से पहले इन्होंने यूनिफिकेशन के नाम पे चुनाव को आगे बढ़ाया। उसके बाद एमसीडी में भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया कि एमसीडी जो एक स्वायत्त बॉडी थी, एक ऑटोनोमस बॉडी थी, उसमें इन्होंने कहा कि एमसीडी अब केंद्र सरकार है, एमसीडी केंद्र सरकार कहलाएगी। उसमें भी आज हम फंड देना चाह रहे हैं, तो उसमें भी इन्होंने एक रोड़ा अटका दिया कि दिल्ली एमसीडी को केंद्र सरकार से एनओसी लेना पड़ेगा वो फंड लेने के लिए। तो ये नार्किज्म की बात करते हैं, आज दिल्ली देख रही है। अब मेरे को तो विनय जी, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके ऊपर जो आरोप है कि चीफ सेक्रेटरी के साथ झगड़ा करना, उनको धमकाना, बैक डेट पे साइन कराना, अब एक शराब का घोटाले का मामला चल ही रहा है, फिर अभी एक मुख्यमंत्री जी के बंगले का मामला चल रहा है, ये सब क्या है? देखिए, जो इन्होंने मुख्य सचिव की बात कही, उसमें हम लोगों को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। जितने एमएलए के इन्होंने नाम लिखवाया, मुख्यमंत्री का नाम लिखवाया, उनको क्लीन चिट मिल गई कोर्ट से। ऐसे ही इन्होंने झूठ आरपी सिंह जी, जब आप बोल रहे थे, मैंने बीच में एक बात भी नहीं बोली। पहले आप मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद जो बोलेंगे मैं सुनूंगा। देखिए, बहस के तरीके चलना चाहिए, यहाँ आप एनार्किज्म मत चलाएं। आपने फाइल की बात कही, आज आप एक बात मुझे बताएं, आपने ये जो नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई है, एनसीसीएसए, इसमें 2 तो आपने अपने सिविल सर्विसेज वाले ले लिए। उसमें भी आपने कह दिया कि सिर्फ जो है उसमें कोरम 2 लोगों को होगा, तो मुख्यमंत्री हो चाहे ना हो, आप मीटिंग करके उसका ऑर्डर दे सकते हो। आप इस पे बात करो ना, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? आप ये बताएं कि दिल्ली में आप चाहते हैं कि दिल्ली चुनाव हो या ना हो, पहले इस पे बात क्लियर करें। आप चाहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री सरकार चलाए या आपकी केंद्र सरकार पीछे के बैकडोर से चलाए? उस पर आप जवाब दें। बाकी दिल्ली जब काम होता है, कैबिनेट मीटिंग होती है, वो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, वो कब मीटिंग बुलाए, कैसे बुलाए, उसका प्रेरोगेटिव है। लेकिन इस एक्ट में आपने वो भी प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री से ले लिया, यहां तक कि हाउस। अच्छा विनय जी, एक मिनट, एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर आरपी सिंह आपकी बात का जवाब देंगे। मुझे ये बताइए, जो एक अथॉरिटी बन रही है, देखिए संविधान या जो कानून है ना, वो लिखित दस्तावेज होते हैं, लेकिन सरकारें या सिस्टम जो है एक विश्वास पर, एक भरोसे पर, एक दूसरे के सहयोग पर चलता है। जब एक कमेटी बनाई जा रही है अथॉरिटी, जिसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उनके 2 आईएएस अफसर होंगे जो उनके साथ फैसले लेंगे, मदद करेंगे, तो आपको ये क्यों लगता है कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे, या वो 2 लोग तय कर लेंगे और एलजी साहब से अप्रूवल ले लेंगे, या कोई फैसला सीएम ने लिया तो उसको एलजी साहब रोक देंगे? ये इतना अविश्वास क्यों है आपके मन में? देखिए, पीछे जो तमाम जो हुए हैं उससे हमें शक है। आप देखिए, दिल्ली में जब नजीब जंग साहब एलजी थे, 3 साल तक हम लोगों को सीसीटीवी की फाइल के लिए, अरे नजीब जंग तो कांग्रेस के जमाने के बनाए गए थे, भाजपा थोड़ी बनाए। उसके बाद बीजेपी ने कंटिन्यू कर दिया था। बीजेपी ने कंटिन्यू कर दिया था। तो 3 साल तक हम लोगों को मोहल्ला क्लिनिक के लिए दर दर भटकना पड़ा, दिल्ली में सीसीटीवी के लिए दर दर भटकना पड़ा। और आज जो हो रहा है आपके सामने है। आप मंत्री बुलाते हैं, अफसर आते नहीं है, मंत्री और अफसर सुनते नहीं। देखिए, हम चुनाव लड़ते हैं, जवाबदेही हमारी, विजन हमारा है। हमने जनता के सामने विजन रखा कि हमको दिल्ली में ये बदलाव लेके आएंगे, दिल्ली में ये काम करेंगे। लेकिन उस विजन को लगाने के लिए जिसकी जवाबदेही है, जब जिसकी जवाबदेही वही काम नहीं करेगा तो हम किसके पास जाएंगे? पूरा आपको दिख रहा है। पिछले तो बिजली पानी मोहल्ला क्लिनिक चल तो रहे हैं आपके, कहाँ बंद हो गए? आप देखिए, अभी डीईआरसी का चेयरमैन इन्होंने अपने मन से लगा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था।
ये तमाम तरीके के, चाहे चेयरमैन हो, दिल्ली जल बोर्ड का हो, डीईआरसी के चेयरमैन हो, जो भी चेयरमैन हो। अच्छा, एक सवाल रुको विनय जी, दिल्ली सरकार इससे पहले भी चल रही थी, शीला जी के जमाने में चल रही थी ना, कांग्रेस बीजेपी की दोस्ती थोड़ी थी उस समय, चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी। तो कैसे चल रही थी? तो उस समय पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी ना। देखिए उस समय जो है एड एंड एडवाइस पे मानता, लेकिन आज पॉलिटिकल मैच्योरिटी मोदी जी हैं, पूरे देश में आज चाहते हैं कि पीछे की रास्ते से सरकार चलाएं हर जगह। चाहे आप तमिलनाडु का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लीजिए, हर जगह गवर्नर के माध्यम से ये सरकार चलाना चाहते हैं। अब इनकी डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, डेमोक्रेसी से इनका अगर लेना देना होता तो आज इतनी दिक्कत दिल्ली में नहीं आती, या किसी भी प्रदेश में चले जाए। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए इनके बाद का, फिर मोनिका जी के पास चलूंगा मैं। जी आरपी सिंह जी, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जी धन्यवाद। जी मैं ये जो चीफ सेक्रेटरी को लेकर ब्लफ मार रहे थे, मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ, पढ़ दीजिएगा इनको। कितना बड़ा झूठ ये सरेआम बोल रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कोई केस विड्रॉ नहीं किया, ना ये केस वापस हुए, इनके विधायकों के खिलाफ केस चल रहे हैं जो इनकी। मैंने केस विड्रॉ की बात नहीं कही थी सर, मैंने केस विड्रॉ की बात नहीं कही थी। विनय जी अब इनको सुनिए ना एक बार जरा, वो बोलेंगे फिर आप अपना रिप्लाई करिएगा। बोलिए सदा जी, बोलिए। चलिए आपके व्यूअर्स समझ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या कहा गया। तो वो केस आज भी चल रहा है और इनके विधायकों के खिलाफ केस है, और क्योंकि हमारे यहाँ न्याय प्रणाली थोड़ा लंबे समय लंबा लेती है न्याय करते हुए, तो केस चल रहा है, वो केस वापस नहीं हुआ एनीहाउ। पर जो मूल बात है वो बात ये है, ये कह रहे हैं कि बिजली पानी वो सबका सब चलेगा जी। और ये जो जिसकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं हम दिल्ली में लोगों को बिजली फ्री दे रहे हैं। अरे भैया, उनके खाते में पैसे भेज दो ना। आप उस बिजली फ्री के माध्यम से टाटा अंबानी के जेब क्यों भर रहे हो? आपने कितने हजार करोड़ रुपए टाटा अंबानी को सब्सिडी के नाम पे, जिसका कोई बही खाता नहीं है, वो अगर बही खाते में आ जाएगी, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आदमी आकर उसको बही खाते में डाल देगा, वो मेरे को जो आपने सब्सिडी देनी है वो सीधा मेरे बैंक खाते में डाल दो, जैसे मोदी जी करते हैं। आप टाटा अंबानी की जेब क्यों भरते हो? याद है आपके मुख्यमंत्री जी कहते थे मैं टाटा अंबानी के 35% काट कर आपके बिजली सस्ती कराऊंगा। वो हुआ नहीं, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से ही बिजली सस्ती हो रही है। और एक और मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिएगा, दिल्ली में पानी फ्री की बात करते, कोई एक घर बता दीजिए जहां पानी फ्री जाता हो। आरओ सब घर ने लगाए हुए, किसी कोई घर बिना आरओ के नहीं है। जिस घर में आरओ नहीं है वो 25 से 30 रुपए की बोतल 20 लीटर की लेते हैं घर पे, और दिन की 2 बोतल लेते हैं तो गुजारा चलता है। आप साफ सुथरा पानी दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकते। तो इसलिए आप ये सब बहाने छोड़िए। मूल बात जो है दिल्ली कानून के हिसाब से चलेगी। दिल्ली जो अंबेडकर जी ने कानून बनाया, बाबा साहब जी ने जो कानून बनाया, उसके अंतर्गत चलेगी, ना कि इनकी मनमर्जी से चलेगी। जी जब आप दोनों लोग रुकिएगा, डॉक्टर बाबा साहब विनय जी, अम्बेडकर, एक सेकंड, आपके एक समर्थक है, उनसे तो बात कर लें। जब इनका एक सेकंड, जब इनको इतना विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान के हिसाब से दिल्ली चलेगी, तो क्यों इतनी दिक्कत है? क्यों इतना जीएनसीटी एक्ट और ये बार बार चेंज करें? 2021 में भी इन्होंने जीएनसीटी एक्ट लेके आए, अभी जीएनसीटी एक्ट लेके आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा 2015 में 2015 का ऑर्डर लेके आए, तो कोर्ट ने कहा चेंज करते रहते हैं। कोर्ट ने क्या कहा? आप कोर्ट गए थे ना, कोर्ट ने ऑर्डर दिया। हम तो कोर्ट के ऑर्डर को मान्य कर रहे हैं। अभी आपने खुद माना कि खुराना जी और शीला दीक्षित जी के समय में ये बदल हो गया था, तो कोर्ट ने माना ना इस बात को। तो कोर्ट ने ये तो कहा कि 2015 से पहले जो व्यवस्था थी वो बनाओ, और दिल्ली जो है, जब 5 जजेस की बेंचेस ने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास सर्विसेज होना चाहिए, तो आज आपको क्यों डर लग रहा है उसको चला? आप हमें काम करने दीजिए ना, हम आपसे क्या करें? उन्हीं पांच जजेस ने पेज नंबर 66 पैरा नंबर 95 में यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसमें बदल कर सकती है, और बदल कर सकती है तो उसको सब पर बाध्य होगा। अगर कृपा कर पढ़ लीजिए, नहीं तो मिश्रा जी सिंह साहब प्लीज रुकिए ना। आप विनय जी, आपकी एक समर्थक है कांग्रेस पार्टी की, ओनिका जी, पहले तो एक लाइन में आप ये स्पष्ट करिए कि आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? संदीप दीक्षित कुछ और कह रहे हैं, आपके केंद्रीय नेता कुछ और कह रहे हैं, आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, बात यहाँ आती है कि केंद्र सरकार के पास पावर है, इसमें दो राय नहीं है, इसे हम मानते हैं। लेकिन उस पावर का मिसयूज करना और उसको एक कन्फ्रंटेशन मोड में लेके आना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। इस पे हमारा ऑब्जेक्शन है। ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन है। आप ईज ऑफ बिजनेस देंगे, आप जानते हैं दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट है, आप जानते हैं लैंड ऑर्डर पुलिस का किस तरह से बंटवारा हो रखा है। ऊपर से आप अगर इस तरह से इंटरवेंशन करेंगे तो
काम अच्छे होने के बजाय और कन्फ्रंटेशन मोड में आएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इसीलिए है क्या कि पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, पॉलिटिक्स ऑफ विंडिक्टिवनेस और कम्युनल राइट्स, यही के लिए पार्टी है क्या? इसलिए पार्टी में डिफरेंस है। वो अटल बिहारी जी की पार्टी नहीं है जो 2002 में इन्हीं मोदी जी को कहा था राजधर्म निभाइए। आज मोदी जी का फर्ज बनता है कि वो राजधर्म निभाएं और अपने सीनियर लीडर अटल बिहारी जी का मान सम्मान बढ़ाएं, लेकिन कन्फ्रंटेशन के मोड में है। मणिपुर का मुद्दा है, 267 दिल्ली पे अध्यादेश पे, अरे मैडम मोनिका जी, सर दिल्ली अध्यादेश पे आइए ना, उसी पे तो आ रही हूँ। उस पे घुमा के बताइए, सीधे आइए। नहीं सीधा सीधा क्या ही बोलूं कि कन्फ्रंटेशन के मोड में, कन्फ्रंटेशन के मोड में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पावर, मनी पावर, मसल पावर अध्यादेश के तहत, जैसे कभी आधी रात को जीएसटी लागू करते हैं, कभी कुछ करते हैं, अगर उनको ये लगता है कि इतनी संख्या बल उनके पास है और मन चाहे कुछ भी कर सकते हैं, तो वो गलतफहमी के शिकार हैं। सर करिए, पावर है को आपको मिला है पार्लियामेंट में अथॉरिटी करने के लिए, लेकिन उसका इतना मिसयूज इसलिए ये दिखाई देता है कि इनका जो मोटिव है वो सिर्फ कन्फ्रंटेशन है, ना कि ईज ऑफ बिजनेस है। अरे आपके नेता अभी तक कह रहे थे, सुनिए ना मोनिका जी, घुमा फिरा के अभी जब तक ये INDIA नहीं बना था आप लोग भी विरोध कर रहे थे, बड़े मान मनोबल के बाद आप उसके समर्थन में आ गए, तो मैं बताती हूँ। अभी संजीव दीक्षित की हमने बाइट भी सुनाई, वो कह रहे हैं कि नहीं ये बिल सही है, इसका समर्थन करना चाहिए। आपकी पार्टी में मतभिन्नता क्यों भाई? ये आखिर क्या कह रहे हैं? सब बता तो रही हूँ मैं आपको, जब ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन चल रहा है एक मुख्यमंत्री और LG का, आप उसमें घी में आग डालने का क्यों, आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं आप एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, एज अ बिग ब्रदर, उसको आप कन्वीनियंट करते, जसोदा दिल्ली की जनता को राहत मिलती, ये कहने का मकसद है आपको यहाँ पर। ये हम नहीं कह रहे, हम तो अगर पहले जो बात हो रही थी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री LG से कन्फ्रंट करते रहते हैं, हर बात में इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, तो उसके लिए केंद्र सरकार को कुछ ऐसा मसौदा तैयार करना चाहिए था या बेनिफिट मिलता। आप टिल्टेड क्यों हैं? जस्ट बिकॉज आपको एक पावर चाहिए। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, कि पार्लियामेंट में आधा वो है उनकी अथॉरिटी, बट आप उस अथॉरिटी को मिसयूज पार्लियामेंट के आड़ में मत करिए। टर्म में देखिए, मैंने अभी एक बात मीना जी से भी कही थी जब चर्चा हो रही थी RP जी की, कि शीला जी की सरकार भी चल रही थी, साई सिंह वर्मा जी की चली, खुराना जी की चली, है ना, ये सब सरकारें चली हैं। कभी भी जो ये संविधान या जो कानून नियम कायदे हैं, ये आपसी सहयोग और एक सेंसिबिलिटी मैच्योरिटी चलते हैं, लेकिन अगर हमारी आपकी नहीं बन रही तो उन्हीं कानून के तहत हम कर सकते हैं। इसको मिसयूज एक बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। नहीं, इट इज नॉट सब्जेक्टिव सर, इट्स सब्जेक्टिव। नो, आई विल एक्सप्लेन माय सेल्फ। अगर एक मिनट मैं सुन लीजिए ना, सब मैं कैसे कह रहा हूँ सब्जेक्टिव। 3 तरह की लिस्ट होती है, आपको पता ही होगा, है ना। कॉन्करेंट लिस्ट में अंत में किसका चलती है बताइए? वो सब्जेक्टिव है कि कानूनी तौर पे है? देखिए, वो दिया गया ना कि केंद्र की मानी जाएगी अंत में, तो अगर केंद्र इस बात पे कहेगी नहीं मैं तो हमेशा अपनी चलाऊंगा, तो वही पे आ जाता है सवाल कि अगर आपके बीच में नहीं बन रही है या दोनों के बीच में एक सेंसिटिविटी नहीं है, तो फिर ये होगा। सुप्रीम पावर अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है यूनियन टेरिटरी में, तो दैट इज व्हाई ही हैज टू वर्क इन कंसल्टेशन विद एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की उतनी मान सम्मान रिस्पेक्ट तो देंगे ना, नहीं देंगे? आप ठीक है टेक्निकली करेंगे बात, जो गलत है उस पर साइन नहीं करेंगे, उसमें कोई डिनायल नहीं है, बट आप कन्फ्रंटेशन के मोड में अगर रहेंगे तो रिफ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट यही होता है। अभी ये लिकर वाला इतना बड़ा मामला हुआ था, इस पर क्या राय है कांग्रेस की बताइए? क्या आप अभी कह रहे हैं कि बात हम इस पे रखें? अब लिकर का सब जुडिस है, कोर्ट में है, जो होगा फिर होगा, अगर गलत तो गलत। अरे ये तो गजब बात कर रही हैं आप। नहीं, कैसे हो सकता है सर, आप बताइए। अरे कैसे नहीं हो सकता है? हाँ ना का जवाब कैसे ले सकते हैं? देखिए, आप इसी सबको देखते हुए तो सर भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि हमको बदलना है। आप अगर अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं तो ये गलत है। 2024 में जनता इसका बेफिटिंग जवाब देगी सर। प्लीज अंडरस्टैंड करिए, पार्लियामेंट में आपकी पावर है, अथॉरिटी तो मिसयूज मत करिए। विनय जी 10 सेकंड आपके लिए, उसके बाद फिर 2-3 अभी वकील साहब बैठे हुए और संजय जी बैठे हुए, 30 सेकंड मुझे भी दे देगा। नहीं फिर अगर विनय जी को मुझे 20 मिनट आप दोनों लोगों को दिए, प्लीज इतना तो आप रखिए। 20 मिनट हम सिर्फ आप दोनों लोगों को दिए, उनका जी को बहुत कम दिया। विनय जी को दे रहे तो मुझे भी दीजिए। अरे दूंगा आपको, दूंगा 10 सेकंड, बहुत जल्दी बोलिए विनय जी, जो कि उनके ऊपर डायरेक्ट। आप जो बार बार कह रहे हो कि शीला जी की और उनकी सरकार चली, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इश्यूज अ नोटिफिकेशन
taking away the control over services from Delhi legislature and empowering the LG to discharge functions of the central government in relation to the same. तो 2015 में ये MHA का नोटिफिकेशन आया जिसके तहत जो सर्विसेज थी वो छीन ली। तो शीला जी ने, सारथी वर्मा साहब ने और उनसे पहले मदन लाल खुराना साहब ने, सर्विसेज उनके पास थी। 2015 में मोदी जी ने ये सर्विस छीनी, तब से कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। विनय जी, यही तो मैं कह रहा हूं, आप उल्टा समझ रहे हैं उसको, कि अगर आपके दोनों के बीच में पॉलिटिकल मैच्योरिटी का डिसीजन नहीं हो रहा है तो फिर वो ले सकते हैं ना। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि संबंध नहीं है आपके अच्छे हैं। रुकिए 2014 में मोदी जी और एक साल में ऐसा क्या कन्फ्रंटेशन, एक साल में सर्विसेज ले ली, तो ये डर है मोदी जी का। भाई साहब बताए पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या है? जिनके खिलाफ आप वैसे कागज दिखा के चुनाव जीत के शीला दीक्षित को हरा के आए तो उनके साथ आपने पहली सरकार बनाई थी। आप तो बात ही मत करो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की। रुकिए अब एक मिनट, संजय जी क्या चल रहा है दिल्ली में? विराग जी मैं आपके पास आऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनली ये समझने के लिए। अभी रुकिए, पहले जरा संजय जी बताइए क्या चल क्या रहा है ये? क्या वाकई मुझे तो लगता है दिल्ली में क्या सरकार की जरूरत है क्या? देखिए चल क्या रहा है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज, जैसे कांग्रेस अभी आम आदमी पार्टी के साथ रही है। कांग्रेस की कुछ खूबियां हैं जिसपे बारंबार मतलब आपको सलाम करने की इच्छा होती है। मैं 10-20 सेकंड दूंगा। एक तो अटल जी केस में और अटल जी की सरकार में बहुत सारी खूबियां कांग्रेस को नजर आने लगी है। मुझे लगता है आज से 25 साल बाद जब बात करेंगे तो मोदी जी की सरकार में बहुत सारी खूबियां नजर आएंगी, क्योंकि उस समय तो अटल बिहारी वाजपेयी काफी विलेनिस्ट थे। दूसरी चीज ये है कांग्रेस की एक और बड़ी खूबी कि 2 बार आम आदमी पार्टी इनका लॉक स्टॉक बैरल जो है सपोर्ट बेस लेकर के चला गया, लेकिन मतलब आज जो आप जिस तरह का सपोर्ट है आप देख रहे हैं, तो कांग्रेस की ये कुछ खूबियां हैं, जबकि इनका स्टेट यूनिट उस चीज के काफी खिलाफ है। जाती है बात, आप कह रहे हैं दिल्ली में चुनी हुई सरकार की जरूरत है क्या? देखिए हम लोग जब दिल्ली के बारे में बात करते हैं नीरज जी, तो कई बार उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हट करके दिल्ली में एनसीटी ऑफ दिल्ली बनी थी, तो उसमें जो दिल्ली का बहुत ही स्पेशल स्टेटस है क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है। और आप 2015 में भी जब चुनाव हुए थे उसके पहले दिल्ली को यह कहा जाता था कि ग्लोरिफाइड असेंबली है जिसका चीफ मिनिस्टर ग्लोरिफाइड मेयर है। तो दिल्ली के पास सच पूछिए तो अधिकार कभी थे ही नहीं, न अधिकार होने थे, क्योंकि मतलब जो लोगों की एक डिमांड थी एक एमएलए होने से, एक मंत्री उसका होने से, बाकी सर्विसेज बहुत सारी होती हैं दिल्ली में। जैसे मान लीजिए सड़कें बनाना है, जैसे का पानी का है, सैनिटेशन का है, जल बोर्ड का मतलब इतना बड़ा काम है, बिजली का काफी बड़ा काम है, हेल्थ का काफी बड़ा काम है। ऐसा नहीं है, काम है। वैसे आप देखेंगे तो कैंटोनमेंट बोर्ड भी है, एनडीएमसी भी है, एमसीडी भी है। एमसीडी भी केंद्र सरकार के, देखिए वहां भी जो मेयर है उनके पास कोई पावर है नहीं, सच पूछिए। चर्चा मेयर की होती है, वो जो वहां के जो हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव है, कमिश्नर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास सारा पावर है। ये भ्रम है कि मेयर के पास कोई राइट होती है। तो जो चुने जाते हैं लोग, जो सरकार बनती है, वो जनता की जो कुछ आकांक्षाएं हैं तो इस तरह से पूरी नहीं होती एज इट इज। मतलब पूरे गवर्नमेंट है नहीं, तो लैंड नहीं है उनके पास, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं। तो ये कभी होने को था ही नहीं, और न ही इस तरह की कोई मंशा हो सकती, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है उसमें अगर आप चले जाएंगे तो ये चीज पहले उस चीज को समझने की जरूरत है। केजरीवाल साहब जब मुख्यमंत्री बने तो शुरू से ही उनका एक ये था कन्फ्रंटेशन का, बहुत लंबी कहानी है, वो बोलते बोलते काफी समय निकल जाएगा, लेकिन परिस्थितियां वहां पे पहुंच गई, जबकि जहां कोई चीज जो मतलब उतना कैटेगोरिकल नहीं कहा गया था, स्लाइटली आप कह सकते थे कि ग्रे था, जिसको दोनों पक्ष अपने अपने तरह से इंटरप्रेट कर सकते थे, अब ये जो अभी का ऑर्डिनेंस है उसको लाने की जरूरत पड़ी। ये चीज को हमको क्लैरिटी से पहले इसको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि जब ये संसद में आ रहा है तो जिस तरह से केजरीवाल तमाम प्रदेश में गए, देखिए उन्होंने इस पे राजनीति अपनी बहुत अच्छी की है, क्योंकि वो तमाम प्रदेश में गए, आज उनके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। इंडिया के सामने जो INDIA है कोलिशन, उसके सामने उन्होंने अपनी शर्तें रखी, तो उसके कारण उनका अपना जो है मतलब इस अध्यादेश का जो बिल में एक्ट में परिवर्तित हो ही जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है वो क्या कहती है वो अलग बात है। इस समय की जो राजनीति है उसमें लगता है कि केजरीवाल अपनी राजनीति को सही लेकर के जा रहे हैं। कांग्रेस जो है मतलब किसी रीजन से, चाहे जो भी हो, उनके स्टेट यूनिट यहाँ पे पंजाब के विरोध कर रहे हैं, तो ये जो है ये पक्ष जितना एडमिनिस्ट्रेटिव है उससे ज्यादा ये पॉलिटिकल है। जी फिराक सर, 2 प्रश्न एक साथ जोड़ के पूछ रहा हूं।
दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी उसको मैनेज कर रही हैं। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, एलजी साहब भी हैं, नगर पालिकाएँ हैं। कैसे काम चल रहा है? एक दूसरा, जब ये बिल कानून बन जाएगा, क्या इसको चुनौती दी जा सकती है? नीरज जी, आपने 2/3 समय नेताओं को दिया है, तो निवेदन है कि 2 मिनट समय मुझे बगैर टोकने के सर एकदम खड़ी दे के आप बस बोलिए। एक बिजनेस चैनल है, बिजनेस चैनल है, और मैं आपके दर्शकों के हिसाब से जो दर्शक समझना चाहते हैं कुछ बातें बताऊंगा। बताइए सर। पहले नंबर पर चुनौती ऑलरेडी दे दी गई है अध्यादेश को, इसलिए कानून को भी उसी के अनुसार चुनौती दी जा सकती है और संसद के किसी भी कानून को चुनौती दी जा सकती है, और कई बार कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी किया है। यह कानून जो बिल है, यह बिल संविधान सम्मत होने के बावजूद भी अनैतिक है, और जो लोग हैं, लोगों के हिसाब से थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे। जब अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था, उसके बाद देश में 2 बदलाव हुए। केंद्र में भाजपा की सरकार आई और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई, और उसमें कांग्रेस की पूरी नाकामी सामने आई। दिल्ली में उनका सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन लोगों को उम्मीद थी गवर्नेंस में बदलाव की। गवर्नेंस में बदलाव आता है संविधान में सारे प्लेयर्स जब मिलकर काम करें, लेकिन केंद्र में और राज्य में दोनों जगहों पर 3 ताकत के दम पर वो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, विज्ञापनबाजी दोनों जगहों पे। दूसरा, ब्लेम गेम कि राज्य सरकार केंद्र पर ब्लेम करे, केंद्र सरकार राज्य पर ब्लेम करे। और तीसरा, मुफ्तखोरी कि गवर्नेंस सुधारने की बजाय मुफ्तखोरी करके वोटरों को जीतने की कोशिश। अब जो दिल्ली में बातें हो रही हैं, 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, संविधान पीठ का फैसला आया। संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने रिव्यू फाइल किया, और रिव्यू फाइल करने के बाद उसके बाद उन्होंने अध्यादेश भी जारी कर दिया। यह मैं समझता हूं कि गलत है, पूरी तरह से गलत है। अगर हम राज्य सरकार के बारे में देखें तो उनको अच्छी तरह से पता था कि दिल्ली सीमित अर्थों में एक राज्य है, उसकी बजाय आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, उन्होंने सारे तरह के ऐसे दावे किए जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते नहीं हैं। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश में सारे नेताओं की बात हो गई है कि प्रधान बनने पर, एमएलए बनने पर, एमपी बनने पर वो कहते हैं कि हम सब कुछ बदल डालेंगे, उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। और ये संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने का संकेत है, जहां पर न न्यायिक व्यवस्था के लिए सम्मान है, न ही संघवाद के लिए सम्मान है, और अफसरों को लोग, नेता लोग अपनी जेबी मानते हैं कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा अफसर उसके हिसाब से चलेगा। अभी भाजपा प्रवक्ता ने एक बात बोली कि दिल्ली में जो नेता लोग हैं, दिल्ली की सरकार है, संविधान और कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है। देश की किसी भी राज्य की सरकार, आप अगर उनके नेताओं के और मंत्री और अफसरों के संबंधों को देख लेंगे तो कोई भी सरकार कानून और संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है। इसलिए यहां पर हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर हैं कि दिल्ली में जो संविधान और कानून की जो कसौटियां कसी जा रही हैं, उन्हें पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। जैसे सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अफसरों को नेताओं के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए सिविल सेवा बोर्ड गठन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में की बजाय गवर्नेंस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, पूरे देश के सभी राज्यों में सिविल सेवा बोर्ड के गठन करने की उनको मांग करनी चाहिए, जिससे कि अफसर न ही आम आदमी पार्टी, न कांग्रेस, न भाजपा, वो संविधान के हिसाब से काम करें। अफसर जब नेताओं के इशारे पर काम करते हैं, वहीं से पूरी संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त होती है। दिल्ली में शराब घोटाले की बात हो रही है, क्या देश के सभी राज्यों में शराब घोटाले नहीं हो रहे हैं? लेकिन दूसरे राज्यों के शराब घोटाले के बजाय दिल्ली पर जोर देना और दिल्ली के शराब घोटाले को जस्टिफाई करना राज्य सरकार द्वारा, वो भी गलत है। ऑडिट हो रहे हैं, बोला जा रहा है कि पैनिक बटन काम नहीं कर रहे हैं। क्या देश के सभी राज्यों में ऑडिट नहीं होना चाहिए? तो मैं समझता हूं कि दिल्ली में जिस तरीके की कानूनी पेचीदगियों का पालन किया जा रहा है। एक और जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एक बड़ा जरूरी सवाल उठाया था। राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो संवैधानिक भूमिका होती है, या तो वो सरकार के, राज्य सरकार मंत्रिमंडल के सलाह पे काम करते हैं या फिर राष्ट्रपति की सलाह पे काम करते हैं। लेकिन ये यहां पर ऐसी स्थिति बन रही है कि क्या जहां पर वो दिल्ली सरकार की अनुशंसा पर काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या सारे निर्णय वो केंद्र सरकार के कहने पर ले रहे हैं, क्योंकि स्वतः कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं? ऐसा मेरी संवैधानिक समझ है। पूर्ण राज्य तो है नहीं वो, अब उसमें ऐसी व्यवस्था ही है कि फैसला उनके साथ मिल के लेना है और वो उस पर रोक भी लगा सकते हैं। यही अब तक होता आया है ना।
और आप जैसा शुरुआत में कह रहे थे, देखिए नीरज जी पूर्ण राज्य नहीं है, उसको बड़ा संविधान के जो 239 में जो प्रावधान दिए गए हैं बड़े स्पष्ट हैं कि सर मैंने वही सवाल तो सुनिए ना आप। जो पब्लिक ऑर्डर है इनके पास, जो 3 अलग उनके पास है, बाकी इनके पास है, ठीक है। अगर कोई फाइल वहां रोकी एलजी ने तो वो उनको अधिकार था, इसलिए उन्होंने रोकी। मैंने अभी शुरू में क्या कहा था कि हमारी आपकी अगर बन रही है तो हम थोड़ी लीनेंसी आपके साथ रखेंगे, आप हमारे साथ रखेंगे। नहीं बन रही है तो फिर एज पर बुक चलेंगे हम। अब एज पर बुक चलने का खामियाजा ये है कि रोज लड़ाई हो रही है। सवाल इस बात का है कि नहीं, मेरा सवाल तो सुनो सर। मूल सवाल ये है कि जो अभी कानून बन रहा है, क्या ये मूल ढांचे के खिलाफ है? क्या चुनौती तो जी सर, किसी को भी चुनौती दी जा सकती है, लेकिन स्टैंड करेगा क्या? मेरा सवाल ये मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है तो फिर कैसे स्टैंड करेगा? नहीं, मूल ढांचे के खिलाफ नहीं तो गिर है, जाएगा फिर ये कोर्ट में। लेकिन मूल ढांचे के खिलाफ देखिए नीरज जी, 2 बातें समझें कि एक संविधान पीठ ने फैसला दिया था, कोई ऑर्डिनरी पीठ ने फैसला नहीं दिया था। लंबी सुनवाई के बाद फैसला दिया था, जहां पे सरकार ने अपने सारे तर्क रखे थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये पोजीशन है। और संविधान पीठ के फैसले के बाद उन्होंने नोटिफिकेशन की बजाय कानून में बदलाव कर दिया। यह एक किस्म की कानूनी अवमानना है, और अगर कानून में बदलाव कर दिया फिर उन्होंने रिव्यू क्यों फाइल किया? यह संसदीय शक्ति का, विधायी शक्ति का दुरुपयोग है। और सरकार को, केंद्र सरकार को अनेक अधिकार हैं। सरकार को तो यह भी अधिकार है कि किसी राज्य को खत्म कर दे, दिल्ली को खत्म कर सकती है, राज्य को खत्म कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर सकती है। आर्टिकल 245 के तहत नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी कानून बना सकती है। विराट जी, वही लेकिन वो सारी चीजें वो नेशनल इंटरेस्ट में होनी चाहिए, पार्टी इंटरेस्ट में नहीं होनी चाहिए। विराट जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, हमारे दर्शक भी बात समझ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि काशी वाला मसला आपस में बैठ के तय कर लिया जाए। नहीं तय हो रहा है तो अदालत तय करेगी, अदालत तय करेगी और इस पर रूल तय करेगी। मैं तो यहां पे लेके, अब चूंकि इनके बीच में नहीं बन रही है ना सर, कि वो फैसला आया फिर हम अध्यादेश ले आए। सवाल है, मेरा सवाल ये है, हाँ, आपने 2 सवाल किए हैं। हाँ, आपने 2 सवाल किए हैं, क्या यह संविधान के बेसिक ढांचे के खिलाफ है? हाँ, और क्या सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर सकती है? हाँ, आपके दोनों सवालों को जवाब दे रहा हूं कि यह कानून संविधान के बेसिक ढांचे के खिलाफ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन यह अनैतिक है और जो एक न्यायिक, जो एक जुडिशियल प्रोप्राइटी है उसके अगेंस्ट में है। तो अनैतिक होना और कानूनी गलत होना 2 अलग अलग चीजें हैं। तो कई बार कानूनी सही हो सकते हैं लेकिन वो नैतिक तौर पर गलत हो सकते हैं, और जो संविधान है वो संवैधानिक नैतिकता से चलता है। जी ठीक सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, लौट कर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आरपी सिंह जी और विनय जी के पास आते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दिल्ली में जो सर्विसेज और पोस्टिंग वाला एक बिल लाया है, बिल लाई सरकार, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। काफ़ी बातचीत हुई इसमें, टेक्निकल पहलू पे, कानूनी पहलू पे, और बात ये निकल के आई कि अगर राजनीतिक तौर पे एक दूसरे के साथ समझ नहीं तो फिर मुश्किल है, और इसी की वजह से सारी समस्या खड़ी हो रही। अभी समय कम है इसलिए सब लोग प्लीज़ छोटा छोटा बोलें। आरपी सिंह जी आप बताइए, फाइनल कमेंट आपका क्या होगा, कैसे सुलझेगा मामला? ये मामला सुलझा ही हुआ है, और भारत सरकार कोई कानूनी व्यवस्था को तोड़कर कुछ नहीं कर रही, कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत कर रही है। और मैंने जैसे कहा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार कर रही है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही। अपेक्षा सिर्फ इतना ही है कि एक छोटी बात पूरी करूं फिर। और अपेक्षा करता हूं कि जो ये मनमानी चल रही है ना दिल्ली के अंदर, अभी आप मानो कि 400 लोग इन्होंने अपने घर के लोग अपॉइंट किए, साला, जीजा, बहन, पत्नी, ऐसे लोगों को लाख रुपए से लेकर 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह दिल्ली सरकार देती है। विधायक का साला, जीजा, रिश्तेदार, कोई ऐसे सबके, ऐसे थोड़ा सरकारें चलती हैं जी। मतलब उसका वो ऐड आता है, ऐड में लोग अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से फिर जरूरत होती है, नहीं हमें एडवाइजर चाहिए, 10 एडवाइजर एक मंत्रालय के अंदर। तो एक अनार्किज्म, जहां जिसको कहते हैं कि मेरी मर्जी, जो एक गाना था, जो मैं मर्जी करूं, उस प्रकार का मामला नहीं चल सकता। आपको कानून और संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा।
एलजी साहब अगर कहते भाई अपॉइंटमेंट करो तो ठीक करो, तो उसमें क्या बुराई है। अगर आप कोई फाइल ठीक मूव करो तो ठीक करो। अगर चीफ सेक्रेटरी कह जाए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं कि भैया हम पे जबरदस्ती मत करो, ये कानून के हिसाब से चीजें करो तो अच्छा रहेगा। कल हमारी भी गर्दन कटेगी, आपकी भी कटेगी। और ये हो चुका है दिल्ली के अंदर। जी, दिल्ली के अफसर इसी बात से डरे हुए हैं विनय जी, ये तो शराब का घोटाला करके जेल चले जाएंगे। दिल्ली का अफसर जेल नहीं जाना चाहता। विनय जी, अब तो ये पास हो जाएगा संसद से कानून। देखिए, अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी मन मर्जी चल रही है। मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा बड़ा दिल रखें और बड़े मुद्दों पे बात करें। मणिपुर पे बात करें, मणिपुर जल रहा है, कल हरियाणा तो होने वाली ना 3 दिन बाद डिबेट, सर लंबी चौड़ी 3 दिन की बहस होगी, आपके सांसद भी बोलेंगे उसमें। मणिपुर जो है 90 दिन से जल रहा है, उस पर बात करें, उस पर चर्चा करें। हम दिल्ली में काम करना चाहते हैं, हम सिर्फ दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं। हमें काम करने दे, हम आराम से दिल्ली में काम करना चाहते हैं, हम शांति से काम करना चाहते हैं, हमें काम करने दे। मोदी जी प्रधानमंत्री देश का पिता के रूप में होता है, पिता के रूप में काम करे, मदद करे। काम का मतलब पैसे बनाना चाहते हैं। हाँ, वही काम का मतलब पैसे छापना चाहते हैं, पैसे। हाँ, भोपाल में अपने बैंक खाते और अपने लॉकर और अपने चलान डलने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। काम का मतलब ये है। जितने घोटालेबाज बीजेपी में आ जाए तो साफ है। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला। सर, आपके 2 लोग जेल में अच्छा नहीं लगता है। मैंने सब विषय रखा नहीं। मनीष सिसोदिया जी जेल में, कोर्ट ने क्या कहा कि ये आर्किटेक्ट है पूरे भ्रष्टाचार के। अभी तो जो शीश महल बनाया जाए, जो आपने मुख्यमंत्री बनाया, महल बनाया, उसका मामला भी चलेगा। 57 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए अपने अपने महल में लगा दिया। मैं तो घर कर रहा हूँ मनीष सिसोदिया जी पे, और आपने झुके नहीं। अगर वो आज बीजेपी ज्वाइन कर ले तो आज वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया डरते नहीं है, इसलिए आज जेल में। अगर आज बीजेपी से बाहर आ जाएगा, आपको लगता है? बाहर आ जाएंगे। अरे मोदी धुलाई मशीन है ना, वो गए थे ना कोर्ट, जनता पार्टी गए थे ना, ये कहने के लिए कि मेरा जिसको महिलाओं से कोर्ट ने क्या कहा कि आप इस सारे भ्रष्टाचार के किंग पिन हो। जी, अब समय हो गया सर, समय हो गया। आप लोगों ने अपना समय एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में खर्च कर दिया। ओनिका जी, आपकी पोजीशन मुझे बड़ा डामाडोल सी लगती है। आपकी सीएम के खिलाफ पर्चा दिखा रहे थे, आपके करंट दिल्ली के नेता विरोध कर रहे हैं, केंद्र समर्थन में लगा हुआ है कि नहीं किसी तरीके से काम बन जाए। अभी वो बेचारा वो बिल बन भी जाए, मतलब एज पर नंबर्स मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन नंबर के हिसाब से वो कानून बन भी जाएगा। पोजीशन साफ नहीं है आपकी मैडम। बिल्कुल क्लियर है सर नीरज जी। 2024 का जो लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो देश को विभाजन करती है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करती है, हमारा मकसद है उनको हटाना। उनको इस देश को बर्बाद करने नहीं देंगे। इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टीज एक हों और ऐसी सेंटर में जो पार्टी है उनको हटाना है। देखिए कोर्ट पे है, कोर्ट जो निर्णय लेगी को पार्टी से हटा दीजिए। पहले आपके हेमंत विश्वास और पता लाइन बहुत लगी हुई है, लेकिन ओनिका जी हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, जरा जगदीश शेट्टर को पार्टी से निकाल दीजिए। मैं मान लूंगा कि आप सचमुच देश में सद्भावना चाहते हो। सिंह जी को पार्टी से निकालिए। नहीं, जगदीश शेट्टर को पार्टी से हटा दीजिए। विषयांतर न करें भाई, आप लोग झगड़ा करके विषयांतर कर देते हैं। बोलते रहिए। मैं संजय जी और वकील साहब के पास जाऊंगा। एक बड़ी अनरिलेटेड सी खबर आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। विराग जी आप ध्यान दीजिएगा सर, और संजय जी आप भी। सवाल संजय जी आपसे, फिर विराग जी समाप्त करेंगे। अमेरिका में फिच ने डेट रेटिंग डाउनग्रेड कर दी 1 पायदान नीचे, और ये आरोप है उनका, मतलब उनका स्टेटमेंट है कि सरकार मैनेज नहीं कर पा रही ठीक से। समझ रहे हैं आप इसको? क्योंकि जिस तरह से, अब मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, कई ऐसे राज्य सरकारें हैं जो धुआंधार फ्रीबीज और विज्ञापन पे खर्च कर रही हो। किसी की भी सरकारों में, यहाँ पे एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, किसी भी पार्टी की हो। जो अभी विराग जी ने कही ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि सब फ्री बांटो फ्री बांटो फ्री बांटो, परिणाम उसका ये होता है। संजय जी पहले आपका कमेंट, फिर विराग जी आपका। नीरज जी आप बड़े अच्छे विषय पे आए, लेकिन काफी अंत में ये विषय आया। देखिए ये जो फ्रीबीज वाला है, ये मुफ्त में कोई अपने घर से तो दे नहीं रहे किसी भी प्रदेश में हो। चूंकि हम दिल्ली में बैठे हुए और चर्चा ये हुई थी कि सब कुछ फ्री में हम दे रहे हैं। फ्री में हमारे आपके पैसे हैं,
और जो लोग दे रहे हैं उनके भी किसी न किसी फॉर्म में वो एक्साइज ड्यूटी और बाकी ड्यूटीज दे रहे हैं, उसके पैसे हैं। तो ये पैसे हमारे आपके हैं, फ्री कोई अपने घर से कोई मुख्यमंत्री पैसे या उसकी पार्टी अपने कहीं चंदे ला करके नहीं दे रही है। तो पहला चीज ये। दूसरी चीजें, इस फ्रीबी के चक्कर में इकोनॉमी देश बर्बाद हो गई। आपके सामने कई वो ऐसे देश हैं, वेनेजुएला का एग्जांपल आपके सामने है, श्रीलंका का भी एक एग्जांपल है, और एक हमारे यहाँ चर्चा कुछ भी कहीं होता है तो हमारे यहाँ ऐसा ही। अमेरिका जैसा एक देश जिसकी क्रेडिट रेटिंग अप डाउन हो गई। आपको याद है जो समिट हुआ था जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया में जाना था, उसमें राष्ट्रपति वहां नहीं गए और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां ऑस्ट्रेलिया फिर जाकर के किसी और तरह की उनकी वो मीटिंग हुई। तो ये एक ऐसी स्थिति है यहाँ पे कि कई प्रदेश की सरकारें हैं जो रेड में है। पंजाब की भी एक स्थिति की बात आ रही है, हिमाचल की ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि हमारे पास इस साल हमने इसमें इतने पैसे प्रॉमिस में जो किए थे उसमें दे दिए, तो इस साल कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते, वो भूल जाएंगे। तो यहाँ प्रक्रिया जाने के बाद उसके बाद जो है क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करना, हमारे देश में अभी तक अर्थव्यवस्था काफी मजबूत जगह की सिचुएशन पे वो बनी हुई है। तो ये जो चर्चा है ये किसी और दिन पूरी करेंगे नहीं, इस पे तो एक दिन शो होगा सर, राष्ट्रीय चुनाव आने वाले हैं अभी, देखिए इस पे बहुत 2-3 बार शो करेंगे। विराग जी ये बात आपने रखी थी, इसीलिए मेरे मन में आया कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि बाद में आ रहा है, लेकिन आप भी इसका जवाब दीजिए। देखिए नीरज जी, बजट के समय अगर केंद्र सरकार सभी राज्यों की वित्तीय एक पेज का अगर आंकड़ा दे कि किसके ऊपर कितना कर्ज है और कितना वो मुफ्तखोरी कर रहे हैं, तो जो आप अभी जिस रेटिंग की बात कर रहे हैं वो रेटिंग कई पायदान नीचे आ जाएगी। देश में 4 चीजें जिस तरीके से हो रही हैं, मुफ्तखोरी, दूसरे नंबर पर राजनीतिक दंगल जैसा दिल्ली में हो रहा है, तीसरे नंबर पर जो एक ध्रुवीकरण, कबीलाई ध्रुवीकरण हो रहा है, और चौथा डिजिटल को पूरी तरह से मुक्त उसमें रख दिया गया है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, कोई उसके ऊपर नियंत्रण नहीं। ये चारों चीजें मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था को खोखली कर रही हैं। और सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ विज्ञापनबाजी से काम नहीं चलेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए 100 साल बाद जो हमारा लक्ष्य है 2047 में उसको लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और दिल्ली उसका एक प्रतीक है। अगर दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी विफल हो जाते हैं तो ये गवर्नेंस की हार होगी, नेताओं की हार नहीं होगी। तो ये आपको उम्मीद लगती ठीक होगा ये कि ये तो ऐसे ही चलता रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं चलता रहेगा। नहीं तो जब अगर सियासत से देश चलेगा संविधान के बजाय, तो फिर देश को गर्त में जाने से कैसे बचा पाएंगे? देखिए ये दर्शक सोच रहे होंगे ये बेमतलब का सवाल यहाँ कहाँ से घुसा दिया मैंने। ये दरअसल गौर करें, गंभीरता से सोचें तो लड़ाई सिर्फ इसी बात की है जो विराग जी ने शुरुआत में अपनी बात कही थी, इसलिए वो सवाल भी मैं लेके आया कि सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं। उसके बाद फिर आप टेक्निकल ग्राउंड पे जाएंगे, भाई मेरे पास ये अधिकार मैं अप्लाई करूंगा, उसके बाद जो भी होगा उसे देखा जाएगा। लेकिन ये एक बहुत गंभीर स्थिति है राज्यों की। विज्ञापन पे विज्ञापन, दिन भर 500 बार चलते हैं विज्ञापन। उन राज्यों की स्थिति देखिए, स्टेट टू डेट जीडीपी क्या है, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करता, कोई सोचना नहीं चाहता, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। फिर अंत में आके हम लोग डिबेट ये करते हैं कि भैया किसके अधिकार है, कानून में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा, क्या होगा। ये सब डिबेट का मूल कहाँ पे है वो सीधी। आज 30 सेकंड सर आपको दे रहा हूँ विराग जी, खत्म है समय एकदम। सिर्फ एक लाइन, दिल्ली की तर्ज पर देश के सभी राज्यों में सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया जाए जिससे नौकरशाही संविधान के हिसाब से काम कर सके। मैं समझता हूं कि इस फार्मूले को पूरे देश में अपनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आप लोग जुड़े रहिएगा, अभी आगे एक अविश्वास प्रस्ताव पे 3 दिन की बड़ी चर्चा होगी। उस चर्चा में बहुत सारे बिंदु रखे जाएंगे, उन सब पे भी आवाज अड्डा में विस्तृत डिबेट होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ।